हाय गाइस, आई एम मयंक शेखर। चलिए आज इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है, टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले सॉरी, जो क्योंकि मैंने बोला था आप लास्ट वीडियो में जाके देखना, जो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग जो मैंने एक वीडियो डाला है उसमें मैंने एक बात कही थी कि मैं हर संडे को ये लाऊंगा बैंकिंग का टर्मिनोलॉजीज और बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में। मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, हर संडे को एक एक वीडियो आएगा। बट कुछ सर्कमस्टेंसेज और रीजंस की वजह से मैं नहीं ले लाया और आज ये वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले अभी आरआरबी के नोटिफिकेशंस भी आ गए थे, तो उस वजह से थोड़ा मतलब नहीं हो पा रहा था वीडियो बनाना ये सब। तो चलिए कोई नहीं, देर से ही सही, बट आज मैं ये वीडियो लाया हूँ। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक आपने जैसा पढ़ा, टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया, तो आप लोग मेनली जानते होंगे जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में बिलोंग करते हैं या जो सिटीज़ में रहे हैं शुरू से बचपन से, उनको बेसिकली मालूम होगा कि एक सरकारी बैंक होता है और एक प्राइवेट बैंक होता है, लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक। बहुत कम लोग को पता होगा कि नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे बैंक होते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स गो। पहला आता है पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक का अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो सरकारी बैंक, जिसमें गवर्नमेंट का जो शेयर होता है वो अबव 50% हो, वैसे बैंक को पब्लिक सेक्टर बैंक बोलेंगे, सरकारी बैंक बोलेंगे। अभी ये टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया में करेंटली, जिसमें कि कोई कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, और भी जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ये सब बैंक आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में। बैंक का तो आप नॉर्मल फंक्शंस जानते ही हो कि डिपॉजिट लेना और लोन देना होता है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, जैसे कि वो जो आपके डिजिटल बैंकिंग होते हैं वो सब भी बैंक प्रोवाइड करवाते हैं। अपने सर्विसेज को डिजिटली आप लोग अवेल कर सकते हो। फॉरेन रिजर्व से लेके आपको गोल्ड करेंसीज, ये सब का भी आपको सुविधा प्रोवाइड किया जाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन कराते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये हुआ कि जो अनसर्व्ड एरिया है, जैसे कि जहाँ जहाँ पे अभी भी बैंकिंग सुविधा जो नहीं पहुँच पाई है, उस एरिया में भी जाके बैंकिंग के प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में ग्रामीण लोगों तक, ग्रामीण इलाके तक पहुँचाना, उसे फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। तो वो सभी बैंक का ऑपरेशंस रहता है। डेबिट कार्ड इशू कराना, क्रेडिट कार्ड इशू कराना, ये सब ऑपरेशंस होते हैं बैंक। तो बहुत सारे, अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। और ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर का नहीं, प्राइवेट सेक्टर बैंक का भी होता है, हर बैंक के होते हैं। मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगा, क्या मेजर डिफरेंसेस आता है दोनों में। अभी पब्लिक सेक्टर बैंक का आपको क्लियर हो गया होगा, जो है कि अबव 50% अगर स्टेक हुआ गवर्नमेंट का तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक के कैटेगरी में आएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्या है। तो अगला है प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक का मतलब हुआ जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक लेस दैन 50% हो, और मेजॉरिटी इनका जो स्टेक होगा या शेयर कह लीजिए वो प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी के पास हो, तो उसे प्राइवेट सेक्टर बैंक कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आपको आईडीबीआई बैंक हो गया, आईडीएफसी बैंक हो गया। तो ये सब आते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक में। इनका भी फंक्शन सेम एज पब्लिक सेक्टर बैंक ही होता है जो मैंने बताया। तो अब नेक्स्ट बैंक पे आते हैं। हाँ, तो ये है रीजनल रूरल बैंक। तो इस बैंक का मेनली, इस बैंक को मेनली लाया गया, क्यों लाया गया ये पहले मैं बता देता हूँ। इसको लाया गया क्योंकि देखा गया 1975, ये सब के 70s के दौर में ये देखा गया कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, लाइक एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सब बैंक, ये लोग क्या कर रहे थे कि प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हैं, ट्रेडर्स और कंपनीज ये सब पे ही ये लोग का चल रहा है अभी तक। बट जो ग्रामीण इलाका है, जो असल भारत है, जो ग्रामीण लोग हैं, उन लोग तक अभी तक बैंकिंग का सुविधा कुछ भी नहीं पहुंचा था। तो इस वजह से सरकार ने देखा कि नहीं, ऐसे तो नहीं चल सकता, अभी ग्रामीण लोगों तक भी बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को पहुंचाना, उनको भी ये लाभ पहुंचे, उनको वो भी सर्विस को ये अवेल कर सके, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। उनको मदद मिले, आर्थिक मदद, और उनका, हम लोग का देश का जो अर्थव्यवस्था है वो
इसी से चलेगा। मेजॉरिटी ग्रामीण लोग जब तक बढ़ेंगे नहीं इकोनॉमिकली, तब तक ये देश तरक्की नहीं कर सकता है। तो इस वजह से रीजनल रूरल बैंक का स्थापना किया गया, नरसिम्हा कमेटी बनाया गया। उस कमेटी में यह प्रस्तावित हुआ कि रीजनल रूरल बैंक बनने चाहिए, और सबसे पहला बैंक यूपी में बना था जिसका नाम था प्रथमा बैंक 1975 में। तो बेसिकली ये रूरल बैंक का यही होता है मकसद कि ये रूरल एरिया में सर्व करते हैं, गांव के लोग को सर्व करते हैं, जो छोटे मोटे किसान हैं, फिर जो एमएसएमई है, जिनके छोटे मोटे बिजनेसेस हैं, उनको ये बेसिकली फोकस करते हैं। और इनका जो शेयर होता है ये भी मैं बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो स्पॉन्सर बैंक होते हैं, स्पॉन्सर बैंक मतलब कि ये जितने भी आपको आरआरबीज है ना अभी इंडिया में, इनके एक स्पॉन्सर बैंक है जो इनको हेड करता है एक तरह से देखा जाए। जैसे मैं अपने बिहार के बारे में बताऊं तो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है, तो उसको हेड करता है पंजाब नेशनल बैंक। और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है, उसका स्पॉन्सर बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो उसी को बेसिकली स्पॉन्सर बैंक बोलते हैं, जो स्पॉन्सर करता है इन आरआरबीज को। तो इन लोग का शेयर 50:15:35 के रेशियो में होता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% हिस्सा रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का 15% हिस्सा रहेगा, और स्पॉन्सर बैंक का 35% हिस्सा रहेगा आरआरबीज में। तो अभी करेंटली 43 रीजनल रूरल बैंक है इंडिया में। हर स्टेट में अपना अपना बैंक है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 1 है, बट हर स्टेट में एटलीस्ट एक तो है ही रीजनल रूरल बैंक। तो आप लोग समझ गए कि इनका पर्पस क्या था लाने का। तो अभी तो मतलब बहुत अच्छा हो गया है, रीजनल रूरल बैंक भी बहुत अभी प्रॉस्पर कर रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक मैं बताता हूँ, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मैं बाद में एक वीडियो लाऊंगा, बट अभी एक जिस्ट दे देता हूँ। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि इन 8 सेक्टर में, 8 सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई हो गया, हाउसिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, और अदर सोर्सेज हो गया। इन लोग में और भी एक दो है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गए, कोऑपरेटिव्स हो गए। तो ये सब में बोला गया है कि गवर्नमेंट को कि आप लोग बैंक सबको ना कि ज़्यादा मतलब इन सब पे प्रायोरिटी दीजिए, मतलब कंसंट्रेट करिए कि जो भी आपका जो सर्विसेज है या फिर जो आपका लेंडिंग प्रोसेस है वो इन लोग पे ज़्यादा फोकस करें, इन सेक्टर्स में ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो आरआरबीज के केस में देखा जाए तो इनका जो नेट एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होता है, उनका 75% हिस्सा ये प्रायोरिटी सेक्टर में देते हैं। ठीक है, तो मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगा, बट मैं एक ऐसे ही छोटा सा जिस्ट दे दिया था। तो चलिए आते हैं अब आगे, कौन सा अभी टाइप पे आते हैं देखते हैं। तो ये है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक से आपको समझ में आता है कि स्मॉल मतलब छोटे से होंगे, जो छोटे छोटे मोटा बिजनेस करते होंगे। तो यस, आपने सही सोचा। ये बैंक जो एक रेगुलर बैंक होते हैं, जो कमर्शियल बैंक होते हैं लाइक एसबीआई, एचडीएफसी, उनके जैसा ही फंक्शन करते हैं। डिपॉजिट देना, लोन्स लोन्स देना, डिपॉजिट लेना। बट ये छोटे मोटे जैसे ट्रेडर्स हो गए, एमएसएमईज जो बिजनेस चलाते हैं छोटे मोटे, और जो स्मॉल फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स है, उनके लिए ये बेसिकली कैटर करते हैं। इनका काम यही रहता है कि इन लोग तक फाइनेंशियल इंक्लूजन पहुंचाया जा सके, और इन लोग तक बैंकिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स पहुंचाया जा सके। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक एनबीएफसी बन सकता है, बट उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन आरबीआई ने रखी है। आरबीआई ने बोला है कि कोई भी फर्म स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के काबिल तभी होगा जब उसके पास कैपिटल एटलीस्ट 200 करोड़ रुपए का होगा। अगर उससे नीचे है तो वो नहीं बन सकता स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी इंडिया में करेंटली 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अभी रिसेंटली फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का, अभी मैंने भी करंट अफेयर पढ़ रहा था, या आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में मर्ज हो गया है। और इसी के साथ मैं एक और चीज़ बता देता हूँ करंट अफेयर्स रिलेटेड, कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इन 11 में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल एसएफबी है। फिर आप देखो तो पहला एस स्मॉल फाइनेंस बैंक बना था, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का मकसद यही हुआ कि हर जो बैंकिंग फंक्शंस होते हैं उनके जैसा सेम ही इसका इसका भी फंक्शंस रहता है, बट ये छोटे मोटे
छोटे लोग मतलब जो छोटे ट्रेडर, एमएसएमई फार्मर्स होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, इन पे ज़्यादा ये फोकस करते हैं। आते हैं नेक्स्ट पे, पेमेंट बैंक। तो पेमेंट बैंक का क्या डिफरेंसेस होता है ना कि ये क्रेडिट या लोन जो होता है ये सब इशू नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये डिपॉजिट ले सकते हैं कस्टमर से और डेबिट कार्ड भी इशू कर सकते हैं, बट ये क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ भी ऐसा सच एज सच कुछ या फिर लोन वगैरह ये इशू नहीं कर सकते कस्टमर को। इनका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है 100 करोड़ रुपए का। अगर 100 करोड़ है मिनिमम तो, सॉरी, अगर 100 करोड़ है मिनिमम तो पेमेंट बैंक बन सकता है। वहीं अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर देखें तो उसमें 200 करोड़ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट था। अभी टोटल 6 पेमेंट बैंक है जो कि अभी करंटली इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला बैंक जो पेमेंट बैंक बना था वो था एयरटेल पेमेंट बैंक। उन 6 का मैं नाम बता दूं कि वो है एनएसडीएल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक। तो ये था पेमेंट बैंक की कहानी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, फॉरेन बैंक। जैसा कि नाम में ही लिखा है फॉरेन, जो फॉरेन जो बैंक जो कि जिनका ऑपरेशंस या जिनका फाउंडेशन जो विदेश में पड़ा है, वो अगर इंडिया में आके अपने बैंकिंग बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं तो वो फॉरेन बैंक की कैटेगरी में आते हैं। लाइक एचएसबीसी हो गया, आपने सबसे फेमस नाम आई थिंक यही सुना होगा, एचएसबीसी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया, ये सब फॉरेन बैंक्स में आते हैं। सिटी बैंक हो गया, ये भी फॉरेन बैंक है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक में यही होता है कि इसको भी, जैसे कि हर बैंक को आरबीआई रेगुलेट करती है, तो इसको भी रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा होता है। और इसमें जो होते हैं ये जो मेंबर होते हैं ना, वही इसके ओनर भी होते हैं और कस्टमर भी होते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक एक तरह से प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बीच में ही खोला गया बैंक है, जो अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए होता है। ठीक है। और बाकी जो बिजनेसेस होते हैं कोऑपरेटिव बैंक के, वो सेम एज कमर्शियल बैंक ही होते हैं। सो ये था आज का वीडियो। आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप लोग प्लीज़ डू कमेंट ऑन दिस वीडियो, और प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड share the channel, share my videos to all your friends and family, और all the best। चलिए, थैंक यू।